उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा. इट्स अ ब्राइट and sunny and humid morning here in Karachi. Temperatures definitely morning के temperatures are up by 2 or 3 degrees. जिसकी शायद वजह यह है कि कल से कुछ अच्छी हवा चल रही है, सी ब्रीज चल रही है यहाँ से, जिससे टेम्परेचर्स थोड़े से जैसे कहना चाहिए कि मुतदिल हो गए हैं. लेकिन व्हाट टू से मैन. बहरहाल चलो जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और आप लोगों के मैसेजेस जो है वो भी मैं अभी शामिल करूंगा. हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत कुछ है बात करने को. एंड ओके चलें जी, ठीक है. एक सवाल आया हुआ है मेरे पास. अच्छा, वो पता ना कि आज पाकिस्तान में जो है वो सोलर जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, यानी पार्शियल सोलर इक्लिप्स होना है. और उसमें जो है वो मुझसे सवाल पूछा है महानूर ने, अनम ने और दुआ ने कि अदील अंकल प्लीज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सोलर इक्लिप्स. ओके, इससे पहले ये तीनों स्कूल पहुंच जाए मैं बताता चलूं. आपको पता है कि ये जो अज्साम फलकी हैं, क्या लफ्ज लेकर आया हूँ बच्चों के लिए मैं, लेकिन हमारी जो आपको पता है कि ये जो सोलर सिस्टम में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें जो चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, जिसमें ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट सूरज है, सबसे अहम. बिकॉज हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम इसलिए है बिकॉज सब सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं. तो उसमें सैयारे हैं और जितने भी सैयारे हैं या 8 सैयारे और कुछ सैयारचे, इनके अपने अपने जो हैं वो चांद हैं. हमारा चांद जो है वो सिर्फ एक है जिसको हम चांद कहते हैं, मून. ओके, सो होता ये है कि हर चीज जो है वो अपने ऑर्बिट पे घूम रही है. ठीक है जी, हर चीज अपने एक मदार में जो है वो घूम रही है. तो होता ये है कि कभी कभार साल में कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद ऐसा मौका आता है जिस वक्त चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है. तो होता यह है कि चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो उसमें जो सूरज की रोशनी है उसका एक शेडो पड़ना शुरू हो जाता है. जैसे आप किसी लाइट के सामने अपना हाथ रख लें और पीछे दीवार हो तो आप देखेंगे कि दीवार पे अंधेरा हो जाता है. सिमिलरली अब ये लाइट जो है ये सूरज है, द हैंड इज द मून, राइट, एंड द शेडो दैट द वॉल इज द अर्थ. सो वो जो उस पे उसका शेडो पड़ रहा है उसकी वजह से अंधेरा हो रहा होगा, राइट. आपको कोई अंधेरा नजर आ रहा होगा या कम से कम उसका जो है साया नजर आ रहा होगा. तो समझ लें कि ये साया जो है दैट इज द सोलर इक्लिप्स. ऑलराइट, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सिमिलरली देयर इज द लूनर इक्लिप्स एज वेल. और लूनर इक्लिप्स के बारे में जो है वो ये कि जमीन जो है वो बीच में आ जाती है सूरज और चांद के, तो उसका फिर शेडो जो है वो चांद पे पड़ रहा होता है, इसलिए हमें चांद जमीन का शेडो जो है, तो यानी क्या होता है कि जमीन जो है वो हमारा हाथ बन जाती है और जो दीवार है वो चांद बन जाती है और जमीन का शेडो उस पे पड़ रहा होता है. सिंपल एज दैट, राइट. ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक कहते हैं सर्दियां आ गई हैं, अब कपड़े उतने ही इस्त्री करने पड़ेंगे जितने जैकेट के बाहर होंगे, जितने जैकेट के बाहर होंगे. हाँ, वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है. इतनी सर्दी, पता नहीं रज़ाक साहब कहाँ रहते हैं आप? नहीं, कराची में रहते हैं रज़ाक चीमा साहब. मैं तो लाहौर वहौर कहीं रहता हूँ. कराची में तो सर हमें पूरे ही करने पड़ते हैं इस्त्री. वो यूसुफी साहब बड़ी अच्छी बात कह गए ना कराची की सर्दी के बारे में कि आप कभी सही कपड़े पहनते ही नहीं है. ज़्यादा कपड़े पहन लें तो लगता है गर्मी और कम कपड़े पहन लें तो लगता है सर्दी है. इसलिए हम पूरा साल अपना जो छोटा सा विंटर होता है कराची, जो एक मुख्तसर सा एक मौसम आता है सर्दियों का, इसी इस्तराबियत में हम गुजार देते हैं कि क्या मैं ये कपड़े सही पहन के बाहर निकल रहा हूँ. तो इसलिए हम पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, लेकिन आप पे जरूर अप्लाई होती होगी. एंड देन चलें जी, अभी तो मैंने ऊपर के मैसेजेस पढ़ लिया, मैं जल्दी से जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ. स्क्रॉल डाउन डाउन एंड डाउन एंड डाउन. और जो है ठीक है जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है हसनैन आला साहब का. जी, रहमत के दरवाजे खोल दे, बहुत अच्छी बात है जी. अलदीक वाले भाई कहते हैं ग्लैड यू लाइक्ड आवर फूड, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सी यू सून अलोंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डेस्परेटली वेटिंग फॉर अदील. यार मुझे पता है आपके रेस्टोरेंट विजिट करना है और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ. अच्छा जी, जबरदस्त. हमारे बेसिकली हमारे लिस्टर हैं जिन्होंने सफूरा की तरफ अपना ये रेस्टोरेंट जो है वो खोला है और सऊदी अरब की एक बड़ी मशहूर चेन है फास्ट फूड की. उन्होंने दावा किया है कि उनकी रेसिपी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है ना, और भाई मान रहे हैं ये बात ना, ये कह ही नहीं रहे कि हमने अपनी ओरिजिनल रेसिपी को बनाई है, और ये अच्छी बात है कि आप क्रेडिट दे रहे हैं. सो इन्होंने जो है वो विजिट किया उमैस अहमद मुश्ताक ने, और उन्होंने तारीफ की है इसकी. तो मैं यार मुझे जाना है, विजिट करना है, पता है बिल्कुल. अभी बल्कि रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैं बस विजिट करते करते आपको रह गया था. बट अभी देखिए, अभी उस तरफ मुझे जाना है ना, जौहर की तरफ जाना है. हमारे जो नाइट मैच हो रहा है अभी वीकेंड पे, तो उसमें कुछ प्लान करते हैं. ठीक है, चलें जी, ग्रेट. ओके देन काशिफ खान कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाज लिसनिंग टू दिस नात बाय मुजफ्फर वारसी ऑन रेडियो पाकिस्तान.
या रहमतुल्लिल आलमीन। या सर बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान भी अपनी जगह थी और मुजफ्फर वारसी साहब ज़ाहिर टीवी पर भी आया करते थे। उनके मखसूस वो चश्मा हुआ करता था जो कि नज़र और सन ग्लासेस वाले चश्मे साथ होते हैं, धूप वाले चश्मे, और वो एक डाइस पे खड़े हुए जो हैं वो अपने मखसूस सुर में जो है वो ये भी पढ़ रहे होते थे, और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत मेमोरीज हैं। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं विच मैच इज कॉल्ड द मर्सीसाइड डर्बी इन EPL। द मर्सीसाइड डर्बी एक जमाने में बड़ी वेल रिस्पेक्टेड ये डर्बी हुआ करती थी जब एवर्टन और लिवरपूल की जो दो टीमें हैं, ये एवर्टन एंड लिवरपूल फुटबॉल क्लब, ये एक दोनों दूसरे के आमने सामने आया करती थी। और ये बेसिकली एक इलाके का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की जो डर्बी होती है इट्स कॉल्ड द मर्सीसाइड डर्बी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना वो ये इस मैच की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी कम हो गई है, बिकॉज लिवरपूल नाउ हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। खैर ये सीजन तो उनका बड़ा फजूल जा रहा है, लेकिन विल भी, आई मीन देखें अगर आप पिछले कोई 10-15 साल में लिवरपूल हैज, आई मीन चैंपियंस लीग जीत गए हैं, फाइनल खेले अभी, और लेकिन जो एवर्टन की साइड है ना वो उस एवोल्यूशन से नहीं गुजर पाई, वो इतनी अच्छी साइड जो है ना वो नहीं बन पाई है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। जनाब वाला अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं भारत ने गूगल के 168 मिलियन डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। 161 मिलियन भारत ने मार्केट पर हाकमियत के लिए। अच्छा चलें जी, उन्होंने उनके जो कंपटीशन कमीशन है इंडिया का, उसने गूगल इंडिया पे जो है ये पेनल्टी लगाई है। ठीक हो गया। नेपरा अप्रूव्स 12.68 पर यूनिट क्वार्टरली टैरिफ हाइक फॉर के इलेक्ट्रिक कंज्यूमर। यानी यार कोई हल्का आने की बात ही नहीं है, एक ही झटके में सेमाही बिजली की प्राइस की जो एडजस्टमेंट की है कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर के लिए वो हो गई है तकरीबन कोई ₹13.15 की जो है वो एडजस्टमेंट की गई है। तो बिजली के बिल जो हैं वो फिलहाल वक्ती तौर से कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। देन वी हैव गॉट आसिफ मंसूर साहब कहते हैं Inglorious Empire by Shashi Tharoor, book for rotational break. He must be a bit satisfied after nomination of Sunak, the first Indian origin Prime Minister of UK. ऋषि सुनक पे ऑफ कोर्स हम तफसील से जरा आज चल के बात करते हैं, और जाहिर है एक चीज जिसको मैं बार बार एंडोर्स कर रहा हूँ कि यस ऋषि सुनक उनकी जो इन लॉज हैं वो इंडियन हैं, हार्ड कोर इंडियन। नारायण मूर्ति बड़े मशहूर आदमी, इन्फोसिस इंडिया की मशहूर कंपनी है। आई मीन ही हिमसेल्फ इज अ वेरी रिच गाय, फॉर्मर हेज फंड मैनेजर, और उनका इन लॉज, वो कहते हैं ना ससुर तो पैसे वाला होना चाहिए, तो इनका ससुर तो बहुत ही पैसे वाला है, बिलियनियर है। लेकिन ऋषि सुनक की अगर आप फैमिली के बारे में, तो आई डोंट नो व्हाई इज बीन कॉल्ड भारतीय ओरिजिन, यानी भारतीय निजात। नो, ही इज नॉट भारतीय निजात। लेट्स क्लैरिफाई दिस थिंग, ओके जी। भारत एज वी नो, इंडिया इज अ कंट्री जो कि ज़ाहिर है 1947 के बाद वजूद में आया। हिज फैमिली एक्चुअली, इनके जो दादा अब्बू थे ऋषि सुनक के, वो 1935 में केन्या मूव कर गए थे। ठीक है, जिस वक्त ये हिंदुस्तान हुआ करता था और यूनाइटेड ये एक इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया जिसको आप कहते थे, तो ये उसी वक्त मूव करके चले गए थे। और इनके 1960s के आगाज में ये लोग केन्या से मूव कर गए थे टू इंग्लैंड। इनके जो वालिद साहब थे वो वहां पर थे, और ऋषि सुनक 42 साल के हैं, तो उनकी पैदाइश जो हुई है वो साउथहैम्पटन में हुई है। सो मुझे नहीं पता इसमें इंडियन लिंक कहां पर है। यस, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, दैट इज अ थिंग, वो है बिल्कुल अपनी जगह चीज। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल, ये आपने जो किताब लिखी है अभी कुछ दिनों पहले, मैं इसका शशि थरूर की किताब का जिक्र कर रहा था और इसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा था। इनग्लोरियस एम्पायर, दैट्स द नेम ऑफ दिस बुक। सर आप अपनी चाय एंजॉय करें, और आप चाय के साथ आसिफ मंसूर साहब खा रहे हैं केक रस्क। सर बिलीव करें आजकल मैं भी सुबह ना चाय के साथ एक केक रस्क जो है ना वो मैं लेकर आ रहा होता हूँ। बहुत दिल चाहता है कि दूसरा केक रस्क भी खाया जाए, लेकिन देन आई कंट्रोल माय टेम्पटेशन देयर सर। बट एंजॉय योर मॉर्निंग टी और द इवनिंग टी, व्हाटएवर दैट इज, सर एंजॉय। ऑलराइट सर, इसके अलावा फरी कहती हैं chilly morning here in Islamabad, lovely weather Adil bhai, wish good luck to my hubby Sarfaraz as he is in Lahore on an official visit for a week. All right Sarfaraz, if you are listening to the program, good luck coming from, good wishes coming from the other side of M2 for you sir. All right, चलें जी, इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ऋषि सुनक is going to be the prime minister of UK. I want to ask why Indians are reaching top notch position in developed countries. It's some kind of conspiracy like the Jewish movement to seize all resources of the world for the rule. Wow, I mean देखो यार, एक तो नंबर 1 ये कोई Jewish conspiracy कुछ भी नहीं है, ये ऐसी हमारे हकीकत टीवी वाली बातें। बाकी इंडियंस जो है वो पहुंच रहे हैं बिकॉज इंडियंस जो हैं वो अपनी कम्युनिटीज के साथ, अपनी जो लोकल कम्युनिटी है
उनके साथ हम पाकिस्तानियों से ज्यादा इंगेज होते हैं. मैं हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूँ और आज से कुछ अर्सा पहले मैंने ये बात बोली थी कि जो पाकिस्तानियों की अगली जनरेशन आने वाली है, वो जो 60s वाली पाकिस्तानियों की जनरेशन थी या जो 80s वाली पाकिस्तानियों की जनरेशन थी ना, ये जनरली वो जनरेशन थी जो कि अपने आप को गेटोज में रखते थे. यानी एक मखसूस इलाके हैं कि यार यहीं पर ही मुझे रहना है और ये यहाँ क्योंकि सारे पाकिस्तानी रहते हैं, यहाँ सारे मुसलमान रहते हैं, अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भेजना है. और वो एक जनरेशन थी जो गुजर गई है. इस वजह से ये शायद उस सोसाइटी में अच्छे तरीके से एमलगमेट नहीं कर पाए. उन्होंने अपने ही उनका दे वर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑल द टाइम. हाउएवर अब जो जनरेशन, ये इंडियंस हमसे इस एवोल्यूशनरी स्टेज में पहले निकल गए थे, तो वो पहले आ गए थे हमसे ना. हमारे जो अपने देश अब पाकिस्तानी है ना, जो अब जनरेशन आई है, जो अब पाकिस्तानी बच्चे जो कि ग्रेजुएट करके या ग्रेजुएशन करके अब जो वर्किंग लाइफ में वहां पर पहुंच रहे हैं, ये डिफरेंट जनरेशन है. फॉर देम पाकिस्तान इज नॉट इवन अ हॉलीडे डेस्टिनेशन. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज मेरी अपनी फैमिली के बच्चे दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान. यार नहीं आना चाहना, अदील अंकल यू कम टू कनाडा, वो वाला सीन हो गया अब ना. तो उनको नहीं आना पाकिस्तान उन बच्चों को, ठीक है. वो शायद हफ्ता 10 दिन के लिए आ जाएं और वो बेचारे चले जाते हैं घबरा के यहाँ से. They are well amalgamated. They call themselves Canadians or Americans or British more than being Pakistani. बल्कि at times whether they can't change their skin color, जो भी है सिलसिला, लेकिन they don't even want to. वो मैं anyway, मैं ज्यादा डिप्रेसिव टॉक पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगली जनरेशन आने वाली है पाकिस्तानियों की, आप देखेगा that is going to be more amalgamated in the society and you will see more Pakistanis. अब आपने ऋषि सुनक की बात की. आपको पता है कि जो बरतानिया में अब से जब टेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनी थी और टेरेसा मे के जाने के बाद इनफैक्ट जब वो जा रही थी और ब्रेक्सिट देने में नाकाम हो गई थी, तो वन ऑफ द गाइज who was in line to be among the prime ministerial candidate was this guy named Sajid Javed. And Sajid Javed was a genuine Pakistani origin guy because उनके अब्बा जो हैं वो 60s में पाकिस्तान से मूव करके जो हैं वो गए थे. वो ऋषि सुनक वाला सीन नहीं था कि 80 साल से उनके खानदान का कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहा ही नहीं लेकिन उनको भारतीय निजात कहा जा रहा है. नो, ही वाज नॉट. सो दैट इज द थिंग. तो इसलिए इतना भी कोई हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. इंडिया इज अ बिग कंट्री, 7 टाइम बिगर कंट्री. पाकिस्तानीज आर कमिंग अप, दे आर कैचिंग अप. आई एम टेलिंग यू दिस. आइंदा आप देखिएगा अगले 20-30 साल अगर हमें अल्लाह ने जिंदा ये देखने का टाइम, देखने का मौका दिया, यू विल सी फार मोर पाकिस्तानीज इन प्रोमिनेंट पोजीशंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पीर ज़हीर साहब के इस मैसेज के साथ जो है वो आपको हम लिए चलते हैं. उन सबको सलाम कहते हैं, अमीन भाई को भी सलाम कहते हैं. चलें जी, दैट इज ग्रेट. कहते हैं ही गॉट सेफ ड्राइविंग अवार्ड फ्रॉम मोटरवे पुलिस. वेल डन सर, वेल डन. एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे उस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. अच्छा भाई, मैंने अभी इश्तिहारात पे नजर डाली है तो अंदाजा ये हुआ है कि माशाल्लाह आज भी जो है वो जबरदस्त किस्म के जो है ना वो इश्तिहारात हैं. शायद कल नहीं, वैसे कल के कोई मुकाबले के टक्कर के इश्तिहारात हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कहना चाहिए ना. और आपको पता है कि अभी जो है वो कल दिवाली थी और आपको पता है दिवाली में किस गॉडेस की पूजा की जाती है? लक्ष्मी की. लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. सो आई थिंक यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, राइट? चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. और आप लोग के यार मैसेजेस आप लोग इतने प्यारे होते हैं और इतने उसमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आप सवाल पूछते रहते हैं, मैं जवाब देता रहता हूँ. अच्छा जी, इसके अलावा ब्रो माय क्वेश्चन अबाउट चाइनीज पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेटअप इज स्टिल अनआंसर्ड. यार टाइम ही नहीं मिल रहा फहीम भाई. इतने इश्तिहारात आपने शो के लिए आप ले आए माशाल्लाह. ये देखें अभी 8 बजे जो है, अभी 7:45 पे 6 मिनट का ऐड है, 7:45 पे 6 मिनट है, फिर 7:30, 8:15, 8, 7. तो ऐसे ही ये सिलसिला मिल जाएगा. मुझे लग रहा है आज टाइम मिलेगा इंशाल्लाह. यार मेंटल हेल्थ मंडे हमें करना, तो जो आज ट्यूसडे आ गया. And we have to talk about schizophrenia, which is a very very important, I think, mental आपका जो है एक डिसऑर्डर है और इस हवाले से हमें बात करनी है बिकॉज उसके बारे में बड़ी गलतफहमियां हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं. देन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम आज इंशाल्लाह निपटाते हैं दोनों टॉपिक इंशाल्लाह. केविन का मैसेज है. केविन, ऑलराइट. वैसे अदनान खान नाम है लेकिन लिखा हुआ केविन. ऑलराइट, तो कहते हैं जर्नलिस्ट हैज पेन, जजेस हैज सम बुक्स, लॉ एंड पॉलिटिशियन हैज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ दे फाइट. अच्छा चलें जी, ओके यार, क्या कर रहे हो भाई. देन उम्मे एमन. अच्छा ओके, बड़ा मुश्किल आपका सिंटेक्स है यार स्पेलिंग का नाम की, बट बहरहाल गुड मॉर्निंग आपको. डीजे सुमेर कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग इन पाकिस्तान, इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब. ऑलराइट, हैप्पी दीपावली. एंड देन जो है वो क्या सिलसिला है. देन मालिक कहते हैं व्हाट इज द सिचुएशन इफ एनी मैच ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड ऑफ, विल इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच द सेमीफाइनल. देखिए, जब भी आपका कोई ना कोई मैच कॉल ऑफ होगा, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड. कल साउथ अफ्रीका के साथ बेचारों के साथ
बड़ी ज्यादती हो गई और कल उनका मैच जो है वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसका मतलब ये हुआ द साउथ अफ्रीका. देखिए जिम्बाब्वे के लिए बेहतर हुआ. जिम्बाब्वे आइडियली दिस वाज द मैच वेयर दे वुड हैव लॉस्ट ऑल द पॉइंट्स बट दे गॉट 1 पॉइंट. साउथ अफ्रीका would have got both the points. Zimbabwe would have lost and South Africa would have got. और South Africa बेचारों का पॉइंट जो है वो डॉक हो गया. So very unfortunate for them. And this would help Pakistan. Of course Pakistanis would be happy because पाकिस्तान के लिए अब तमाम मैचेस जीतने. बट दुआ करें यार ये बारिश का यार देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा डे यार. एक अगला दिन होना चाहिए क्रिकेट का यार. ये सही नहीं है तरीका. अच्छा जी. देन जीशान बेग साहब कहते हैं a 5-member committee has been formed under Khwaja Junaid to conduct hockey events under the banner of Talent Hunt Youth Sports League. Committee will conduct hockey event throughout Pakistan to select player for the future event. यार सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5-member committee बनाई गई है अंडर ख्वाजा जुनैद, is it under the ambit of Pakistan Hockey Federation? मुझे नहीं पता. मैं इसका जरा मुझे honestly ये बात नहीं पता because I am in the official group. I was in the official group ऑफ जो मीडिया का PHF का, उसमें तो ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आई है बिकॉज पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो इस वक्त तैयारी कर रही है फॉर सुल्तान अजलान शाह कप. इस रिलेटिवली जूनियर टीम जो पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए भेज रहा है. देखिए आपको पता है कि पाकिस्तानी हॉकी के साथ वैसे ही इतनी रॉक बॉटम हमारी हॉकी टच की हुई है और ये हुकूमत जो है ना वो इस वक्त फुल तबाही के प्लान में मजीद लग गई है. और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात जो हैं वो अब से कोई 2 महीने पहले हुए थे, जिसमें आप जानते हैं कि खोकर साहब और हैदर हुसैन जो हैं वो जीत कर इलेक्शन आगे आए. प्रॉपर एक वो प्रोसेस विच वाज वेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन. लेकिन जो एक लॉबी बैठी हुई है सेंटर पे वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हालात जो हैं वो ठीक हों. फिर आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को चेंज किया जा रहा है वजीर आजम साहब की एमा के ऊपर. ख्वाजा आसिफ की सरबराही में उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है. कमेटी को चेंज किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर लाया जाए. क्यों? वल्लाह आलम, वी डोंट नो अबाउट दैट. आपको पता है कि जो ब्रिगेडियर आसिफ साहब है, नहीं कर्नल आसिफ साहब थे जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उनको फारिग कर दिया गया है. और ये अरशद नदीम को जरा ऊपर लाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट ही प्लेड बाय द वे. बहरहाल जी कर्नल आसिफ साहब उनको भी फारिग कर दिया गया है. और अब हुआ ये है कि ये पता नहीं क्या नई कोई कमेटी, एड हॉक कमेटी लाई जा रही है जो कि हॉकी फेडरेशन के मामलात को चलाएगी. पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और ये डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा है सब, सोचिए आप. चलें जी. ओके जी. देन जायदा शाहीन गुड मॉर्निंग कहती हैं वेरी नाइस शो. अच्छा जी बहुत शुक्रिया. कमर्शियल एरिया पार्क भावलपुर, क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत पार्क है ये तो भावलपुर का, खूबसूरत. तस्लीम जिलानी साहब कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऐप इज बीइंग एडवर्टाइज्ड नाउअडेज. What are the laws of State Bank of Pakistan in this regard? अदील अज़हर योर टेक. जी बिल्कुल जी. इन्वेस्टमेंट ऐप जो पाकिस्तान में की जा रही है ये एक बैंक है जो कि एक पाकिस्तान का बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस भी है. उसमें आसानी के लिए ये ऐप जो है बनाई गई है कि आप जो है एक बहुत ही फ्यू टैप्स ऑफ द फिंगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. One, they are not asking you to invest in any suspicious illegal assets like crypto. उसमें भी नहीं कर रहा है. या आपको जो है वो कोई ऑप्शंस वगैरह की ट्रेडिंग उसमें भी नहीं कर रहा है. जिन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आपको मबजूल आपकी तवज्जो करवाई जा रही है ये प्रॉपर लीगल है. म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं वो गालबन स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह की भी बात कर रहे होंगे. आई डोंट सी देयर इज एनी इशू एंड आई डोंट थिंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वुड हैव एनी इशू विद दैट आइदर. मरियम तैयब अली गोइंग टू स्कूल. हेलो मरियम एंड तैयब अली. तैयब अली, ओहो तैयब अली जब एक साथ पढ़ें तो फिर सबके जहन में आपको पता ना एक ही चीज आती होगी. ऑलराइट. अरशद इमाम कहते हैं इससे ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती जाए और आप अपनी मर्जी से ना जी सकें. ये बड़ी खूबसूरत बात है ये. और जैसे कहते हैं कि अपनी तो जिंदगी की फिलॉसफी भैया यही है. और कल भी हमारे एक दोस्त के साथ हम बैठे हुए थे और उनके साथ यही काफी इस मामले पे फिलोसॉफिकल बातें हो रही थी कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और क्या होनी चाहिए और अल्टीमेट गोल और मकसद क्या होनी चाहिए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी मर्जी जिंदगी ना जी सकें. मेरे ख्याल से हम जो है ना वो कुछ ये यार ये आपको पता है मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और मैंने तो अपनी जिंदगी को जो जिस तरह अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि या maybe I'm not pursuing very high aims now कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ कहीं का CEO बन जाऊँ. No, I don't think. But वो जो उन एम्स को हाई करने में आप जिंदगी के चंद जो खूबसूरत ब्यूटीफुल लम्हात ये सारी चीजें मिस कर जाते हैं. वो शायद मेरे ख्याल है जब आप 55, 57, 60 साल के होंगे तब आपको इसका अंदाजा होगा. हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं जो
बड़े मशहूर पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक शख्सियत हैं और उनके बारे में मैं ये देखता था कि वो हर वक्त बिजी रहता बंदा ना, कभी यहाँ उधर हर वक्त। मैं ही सोचता था, मैं कहता यार ये वीकेंड्स पे भी वो बंदा मुल्क से बाहर, मैं ये सोचता रहा, मैं कहता था यार कभी ना कभी तुझको ख्याल आएगा कि सब कुछ गुजर गया और शायद पैसे वैसे सब बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मे भी वो असल जिंदगी शायद मिस कर गया। बहरहाल चलें जी, ओके। एंड देन वी हैव गॉट शहजाद नियाज साहब, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं अच्छा जी शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मार्क माय अटेंडेंस, लगा लीजिए आपके अटेंडेंस। आयशा अहमद खुर्रम की भी मैंने जो है वो गुड मॉर्निंग उनकी तरफ से है, तो मैंने वो भी कर दिया। आई होप इन सब ने सीट बेल्ट जो है वो पहन ली होगी। सारा कहती हैं 80s वाले पाकिस्तानी यहाँ अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे, अब वाले होपलेस पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। यार उस वक्त भी एक सर्टन लेवल ऑफ होपलेसनेस होगी, पता है, हर वक्त जाने वाला जो होता है ना वो यही सोच के जा रहा होता है कि यार इस मुल्क में कोई रहा नहीं है। लेकिन या आई थिंक बट होपलेसनेस, आई काइंड ऑफ एग्री विद यू। मैं कल एक बड़ी डेस्परेशन में कल ट्वीट भी किया था, बिकॉज कल मेरा भी बड़ा दिल दुखा हुआ था और बहुत ही आई वाज माई सेल्फ वेरी डाउन yesterday because of the Arshad Sharif incident, yeah, perhaps one of the reason, but the overall situation and कि यार ये क्या वो जुनेद भाई का गाना है ना, खुद ही जलाए दिए राहों में, खुद ही उन्हीं को बुझा दिया, और वो बस वही सिलसिला पाकिस्तान के साथ हुआ है यार। और पता नहीं यहाँ से कैसे निकलेंगे इस विशेष सर्कल से हम, और जो पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, वल्लाह आलम यार। अच्छा जी, हे अदील अंकल, हाशिर है, टुडे इज माय बाबा राहिल उमर। हेलो राहिल उमर। राहिल हमारे उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सियालकोट में प्रोग्राम सुनते हैं, और सियालकोट जब मैं गया था तो राहिल से जो है वो मुलाकात भी हुई थी और बड़ी मजेदार मुलाकात हुई थी, और बड़ा मजेदार खाना खाया था हमने वैसे। एनीवे, but बहरहाल राहिल, happy birthday to you my friend and hope you have a great day and year ahead. Okay जी, कल से मुन्ना भाई MBBS वाले स्वामी वाली फील हो रही है, what is the procedure to change the room? हारिस का ये कहना है। हारिस, आपके जैसे लोग अगर चले जाएंगे ये पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो फिर क्या होगा यार। थोड़ा सा टाइम है मेरे दोस्त, थोड़ा सा टाइम है बस, इंशाल्लाह। चलें जी, ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, लेकिन उससे पहले जरा एक बर्थडे विश जो है ना आपको हम देते चले जी। आयान हफीज इज सेलिब्रेटिंग हिज 18th बर्थडे टुडे। आयान, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा उनकी कजन है जिनका नाम है, जो उनके कजन है जिनका नाम तवासीन नूर है, वो भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। So they share the same birthday. जबरदस्त जी, great and wishing you a wonderful day and year ahead. जल्दी से आज के अखबारात में शामिल हम खबरों पर नजर डालते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो तोशाखाना रेफरेंस है, इसमें जो फैसला आया, आप जानते हैं, उसको अगले ही दिन PTI ने चैलेंज कर दिया था। PTI ने कहा था कि इसको जी आप पहली पेशी पे इस फैसले को मुअत्तल कर दें, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हु बाय द वे विल इज बीइंग एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट नाउ, तरमिनल्लाह साहब का ये कहना है कि जब तक जो है वो आपके पास तफसीली फैसला नहीं आएगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन तफसीली फैसला बहरहाल कल जो है वो बिलाखिर रिलीज हो गया है। इमरान खान ताहम अपने रिमार्क्स देते हुए जशरत तरमिनल्लाह का ये कहना था, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, इससे पहले कितने नहाए लड़ चुके, क्या उनकी सियासत पर कोई असर पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। नाअहली केस में कोई जल्दबाजी नहीं, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, कानून के मुताबिक हुक्म दिया, जिसे पढ़े बगैर कैसे फैसला हो सकता है। चीफ जस्टिस का ये कहना है। दरख्वास्त पर एतराजात 3 रोज में खत्म करने की हिदायत की गई है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आ गया है। कहते हैं जानबूझकर गलत गोशवारे जमा कराए गए, बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता, मियांवाली की नशिस्त खाली करार दे दी गई है, 6 मुंतखब नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया है। ओके जी, वजीर आजम पाकिस्तान सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इसहाक डार भी उनके साथ हैं। आप जानते हैं इस वक्त IMF से कोई खास रिलीफ ना मिलने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने 2 अहम दौरे प्लान किए हैं, जिसमें सऊदी अरब है और चीन का ये दौरा है। इसके बाद ये ज़ाहिर चीन भी जा रहे होंगे इस उम्मीद के साथ कि वहाँ से कुछ हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई रिलीफ मिल जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। अरशद शरीफ की इंतकाल की खबर और उनके जाबहाक होने की खबर पुलिस फायरिंग से, वो आज के अखबारात में प्रोमिनेंस के साथ शामिल है। ऑफ कोर्स अब काफी हद तक मैटर्स जो है वो क्लियर होते हुए आ रहे हैं और एक बहुत ही
वीक रिपोर्ट जो है वो केनियन पुलिस की जानिब से बनाकर भेजी गई है, जिसमें केनिया के अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के मुताबिक बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं दिए गए हैं. कैनेडियन पुलिस का ये दावा है कि आज एक मुकम्मल तौर से एक कंक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो अरशद शरीफ साहब के इस इंसिडेंट के हवाले से इशू कर दी जाएगी. लेट्स सी उसमें क्या निकल कर आता है. क्या शहबाज का केनिया के सदर से राब्ता, शफाफ तहकीकात पर जोर, इमरान की मकतूल के घर आमद, ISPR बिलावल और दीगर का इजहार अफसोस और मुजाहरे भी किए गए हैं. 9 में से 1 गोली अरशद के सर पर लगी. पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत की आज वापसी होने वाली है. और इनकी जो अहलियां हैं जवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने कंफर्म किया है कि आज रात लेट नाइट जो है वो अरशद की मैयत पाकिस्तान पहुंच रही होगी वाया कतर, और कल ऑफ कोर्स इनकी तदफीन होगी. और ये एक बड़ा इवेंट अब इस्लामाबाद में बज़ाहिर होगा, जाहिर है, बिकॉज लोगों के जो जज्बात हैं आप उस हवाले से जान ही रहे हैं क्या है सिलसिला. अच्छा जी, पाकिस्तान के वजीर कानून मुस्ताफी हो गए हैं. आजम नजीर तारड़ साहब कहते ये हैं कि जी लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाक फौज के खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं उनको ना रोकने पर आजम नजीर तारड़ जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है इसमें बेसिकली कहा यही गया कि उस कॉन्फ्रेंस में नारे ना रुकवाने की वजह से इनसे इस्तीफा जो है वो लिया गया है. वजीर आजम का ये कहना है लाहौर कॉन्फ्रेंस में इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है. अपने बयान पर शर्मिंदा हूँ, नारों पर मेरा रद्द अमल नामुनासिब, बतौर वफाकी वजीर मुझे बेहतर जवाब देना चाहिए था, बिलावल भुट्टो का ये कहना है. सब अपनी अपनी जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस वक्त दे रहे हैं. आसिफ अली जरदारी साहब यही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल क्या बात है, क्या मुल्क है यार. लिए चलते हैं आपको इस वक्त टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे जरा थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. T20 वर्ल्ड कप का जिक्र हम करने वाले हैं, और T20 वर्ल्ड कप का जिक्र जो है वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है, और क्या बात है. लेकिन द पॉइंट गाइस इज दैट यस, कल जो है वो सुपर 12 के मैचेस पहली बार बारिश से जो हैं वो मुतासिर हुए हैं. और ये सुपर 12 के मैचेस जो बारिश से मुतासिर हुए हैं, इससे ज़ाहिर है आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और बारिश का जो ये साथ है, वैसे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा ये ओवररेटेड इनका जो है ना आपस में दुश्मनी लगती है. 2019 में पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन थी वो भी डिरेल हो गई थी श्रीलंका के खिलाफ मैच में, जो बारिश हो गई थी और वो मैच जो है वॉश आउट हो गया था. वरना पाकिस्तान हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि हम सेमीफाइनल में जो है वो पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन खैर एनीवे, चलें जी, कोई बात नहीं, रात गई बात गई. अभी हम बात करते हैं कल होने वाले मैचेस में जो कि होबार्ट में खेले गए, और होबार्ट में काफी शदीद सर्दी थी. आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का इट इज द सदर्न मोस्ट सिटी बिकॉज द आइलैंड ऑफ, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें, द आइलैंड ऑफ टस्मेनिया देयर, वो ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से कुछ नीचे है, वहाँ पे ये होबार्ट है. इट्स क्लोज टू दी आर्कटिक्स एंड आर्कटिक सर्कल एंड ऑल, तो इस वजह से काफी सर्दी वहाँ पे शदीद पड़ती है, और इस सर्दी का आपको जो है वो कल एहसास भी हो रहा होगा. लेकिन खैर एनीवे, हुआ ये कि जी बारिशें काफी हुई हैं, और बारिशें कल जो हुई उसका ज़ाहिर नुकसान हुआ सबसे ज्यादा एज आई सेड साउथ अफ्रीका को, क्योंकि उनका मुकाबला हो रहा था जिम्बाब्वे के साथ. एक ऐसा मुकाबला जो कि इन एनी केस जो है वो साउथ अफ्रीका जीत जाता, बिकॉज 9 ओवर तक ये मैच जो है वो महदूद हो गया था. और 9 ओवर तक ये मैच जो महदूद हुआ था, इसमें पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका, माफी जगह जिम्बाब्वे ने जो है वो 79 रन बनाए, और 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने बनाए. वैसे तो एक मौके पे उनके 19 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो मिल्टन शुम्बा और वेस्ली मेडवेरी ने जो है उनके दरमियान अच्छी पार्टनरशिप रही. खासतौर से वेस्ली मेडवेरी ने जो है वो 18 गेंदों पे 35 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था. और मिल्टन शुम्बा ने जो है वो 18 रन बनाए. सो उसका जी 80 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, 80 रन दरकार थे. 9 ओवर्स में फिर बारिश मजीद हो गई. ये मैच जो है ये 7 ओवर्स का हो गया. 64 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे. क्विंटन डी कॉक लेट देम टू अ मॉन्स्ट्रस था, और 18 गेंदों पे 47 रन, 18 गेंदों पे 47 रन बनाए. बल्कि उसने टेम्बा बवूमा को तो खेलने का मौका ही नहीं दिया. बेसिकली इन बेचारों ने जो है ना वो सिर्फ 3 ओवर्स ही फेस किए, जिसमें 18 गेंदे जो है वो क्विंटन डी कॉक ने, और 2 गेंदे जो है ना वो फेस की ऑफ कोर्स इन्होंने टेंडा बवूमा ने. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि व्हेन दे वर वेरी क्लोज, जस्ट 13 रन शॉर्ट ऑफ द टारगेट, उसको एक बार फिर से
शदीद तेज बारिश शुरू हुई और फिर मैच को देन एंड देयर जो है वो मसूख कर दिया गया, बल्कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया. हार्ट ब्रेक देयर फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज they would have got these 2 points. Now the pressure is on them. अब जो है ना साउथ अफ्रीका पे आ गया है जबरदस्त किस्म का दबाव और उनको तो अब पाकिस्तान को हराना ही हराना है. इंडिया को भी हरा सकते हैं. साउथ अफ्रीका टीम जो है ना उसमें है दम है यार, इसमें खैर कोई शक नहीं है. लेकिन खैर चलें जी. कल जो याद रहे ये पाकिस्तान वाला ग्रुप है, इसका पहला जो दोपहर में जो मैच हुआ था दैट वाज बिटवीन बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स और इस मैच में बांग्लादेश ने जो है वो 9 रन से कामयाबी हासिल की. बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए और बांग्लादेश की जानिब से जो टॉप स्कोरर थे वो थे आफीफ हुसैन जिन्होंने 27 गेंदों पे 38 रन बनाए. नजमुल हसन शॉन्टो ने जो है 20 बॉलों पे 25 रन बनाए. ओके जी, 145 रन वाज प्रीटी मच अ पार टोटल. लेकिन ये भी याद रहे दैट नेदरलैंड्स की बैटिंग इज नॉट गुड और इसका इजहार जो है वो मुकम्मल तौर से हुआ जब 15 रन पे ही नेदरलैंड्स के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. लेकिन उसके बाद नेदरलैंड्स ने कुछ फाइट जरूर पुटअप की, खासतौर से इनके खिलाड़ी कॉलिन एक्मन जो है उन्होंने 38 गेंदों पे 62 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और आखिर में लेट रियर गार्ड एक्शन फ्रॉम पॉल फैन मीकरन की जानिब से जिन्होंने 14 गेंदों पे 24 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था. वेल आई थिंक 2 गेंदों पे मैच जीतने के लिए इनको 12 रन चाहिए थे, 2 छक्के मारने थे, बट दे कुड नॉट डू दैट. दे कुड स्कोर ओनली 2 रन देयर. 9 रन से जो है वो नेदरलैंड्स को कामयाबी हासिल हुई. एंड आई मीन वन हैड गॉट टू से दैट they did put up a reasonable fight. लेकिन बहरहाल जी तो बांग्लादेश has got the 2 points and they are on the top of the table. Yes, because the net run rate is better. लेकिन अभी सब टीमों ने एक माच जो है इस ग्रुप में वो खेल लिया है. अब आज के मैच के हवाले से बात करते हैं. आज अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मैच याद रहे जी के शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में बिटवीन इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, नो सॉरी, टुडे देयर इज जस्ट वन गेम. आज सिर्फ जो है वो एक मैच जो है वो होना है और ये मैच जो है ये शाम को 4 बजे खेला जाएगा और मुकाबला होना है पर्थ में. और पर्थ में जो ये मुकाबला होगा ये ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान होगा. नाउ व्हाट टू से, दिस ऑस्ट्रेलियन साइड इज अंडर प्रेशर नाउ बिकॉज पहले मैच में ही उनको न्यूजीलैंड के हाथों जो है एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है. ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त जो नेट रन रेट है वो -4.5 है. जाहिर है ये काफी हद तक आगे चल के ये बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो जिस बड़े मार्जिन से पहला मैच हार गए हैं उसमें अब ऑस्ट्रेलियंस नॉट जस्ट हैव टू विन, दे हैव टू विन बिग. ये भी याद रहे दैट न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त की वजह से ऑस्ट्रेलिया पे अब ये प्रेशर आ गया है. दे कांट अफोर्ड टू लूज एनी गेम. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ग्रुप. इस ग्रुप में ज़ाहिर श्रीलंकन टीम भी है जिसके खिलाफ वो आज एक्शन में पर्थ में होने वाले हैं. ज़ाहिर पर्थ की जो कंडीशंस हैं, पाकिस्तान का अगला मैच भी पर्थ में है. आज हमें पर्थ की कंडीशंस का भी अंदाजा हो जाएगा. जनरली वी नो जिस जमाने में वैका में क्रिकेट हुआ करती थी उस वक्त पर्थ की विकेट बहुत बाउंसी हुआ करती थी. लेकिन जब से ये इसका स्टेडियम जो है ये पर्थ का जो है ये चेंज हुआ है उसके बाद से यहाँ पे थोड़े बहुत जो है वो फर्क आया है इस ग्राउंड के चेंज होने की वजह से. लेकिन फिर भी आई थिंक लेट्स सी कि ये स्टेडियम जो है वो किस तरह खेलती है बिकॉज नॉट अ लॉट इज known about it because पिछले कुछ अरसे में पर्थ में क्रिकेट काफी कम हुई है. There is a small chance of rain in Perth लेकिन उम्मीद है कि मैच इससे मुतासिर नहीं होगा. श्रीलंका we know it's a team which is मेंटली शायद बहुत पाकिस्तान की तरह की है. They start slow but once they get into the groove, हमने ये क्वालिफिकेशन राउंड में भी देखा कि पहला मैच ये हार गए थे लेकिन फिर उसके बाद when they once they were in the groove after that Namibia unfortunate match उसके बाद they looked pretty good. और अब जो है वो जाहिर है इनका एक अच्छा यहाँ पे जो है वो टेस्ट होने वाला है. श्रीलंका अपना पहला मैच जो है वो भी जीतने में कामयाब होगा था. ऑस्ट्रेलिया वेल या आई थिंक दे हैव गॉट नो ऑप्शन, दे हैव टू विन दिस वन. लेकिन श्रीलंका वेल बी रेडी फॉर सम सरप्राइज. द कंडीशंस मे हेल्प ऑस्ट्रेलिया देयर बट लेट्स सी. तो आज एक वाहिद मैच होना है ग्रुप 1 का ये मैच पर्थ में. ऑनेस्टली थॉट आज इंग्लैंड और आयरलैंड जो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे लेकिन नो दे आर नॉट एक्चुअली. ये मैचेस जो हैं ये कल होने वाले हैं इस ग्रुप के. ठीक हो गया. So what we do now is that we have to move towards a commercial break. मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जो है वो हम शामिल करते रहते हैं और जल्दी शामिल करते हैं इस वजह से बिकॉज आज वक्त कम है और मुकाबला काफी सख्त है.
देन जीशान बेग साहब, बिल्कुल सर, इस टॉपिक को आपने भी जो है वो बात की है स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन दिया. बिकॉज रिमेंबर आज मेंटल हेल्थ मंडे, जो हम कल मंडे नहीं कर पाए थे, हम आज ट्यूसडे करेंगे अपने 8:45 के ब्रेक के बाद. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया. ऑलराइट, ठीक है जी. हुमैरा काशिफ कहती हैं, please talk about the school's late coming policy, as some schools are very strict about late comers, especially generation school. They do not allow class nursery and KG to attend school if they are late. What are they going to teach from it? यार हुमैरा, मैं अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता तो मैं आपको बता देता, बट मुझे नहीं पता जनरेशन स्कूल इतना लेट कमिंग के हवाले से इतना स्ट्रिक्ट क्यों है. बिकॉज वो भी यही कहते होंगे कि यार अगर हमने डिसिप्लिन लोगों को नहीं किया तो फिर ऐसा क्या होगा. मैं ज्यादातर तो बिलीव करता हूँ कि ये लेट कमिंग, बाल छोटे रखना और ये कोई डिसिप्लिन नहीं होते यार. अबे ये मिलिट्री डिसिप्लिन है, इनको मिलिट्री स्कूल तक रहने दो यार. लेट्स प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द रियल लाइफ. आई एम नॉट सेइंग बट लेट आना बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करना होता है, लेकिन आई थिंक देयर शुड बी सर्टेन ग्रे एरियाज और ये करना चाहिए. पता नहीं, आई डोंट नो यार, मैं क्या बोलूँ. मेरा स्कूल से मैं आपको पता वैसी कोई इतना खास मुझे उनसियत नहीं है. नवाज अली भाई, गुड मॉर्निंग आपको. जुनैद अहमद सिद्दीकी कहते हैं उन्होंने एक, अच्छा ये बेसिकली खुद ये कह रहे हैं, भाई इन लोगों का कोई अलग ही वर्ल्ड कप चल रहा है यूट्यूब पर. यानी आईसीसी ने अंपायर की गलती तस्लीम कर ली, मैच दोबारा होगा. यार ये भी यार एक अलग ही दुनिया है. कोई जिलानी स्पोर्ट्स कोई चैनल है, वो जिलानी स्पोर्ट्स करा ले फिर मैच यार. अरशद गुमरो कहते हैं, लिसनर्स की वजह से एड्स आए हैं, कहीं एड्स की वजह से लिसनर्स ना चले जाएं. आई मीन न्यू लिसनर्स, हम तो पुराने हैं यार. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं. देखिए ये एक सीजन आ गया वर्ल्ड कप की वजह से काफी इश्तिहारात जो है वो भी सुनने में आ रहे हैं, बट बाज इश्तिहारात वैसे अच्छे भी तो होते हैं ना सुनने में मजे से. आजकल मैं देख रहा हूँ ना, डुबकी लगा वो एड बड़ा पॉपुलर हुआ है. लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, यार मजा आ रहा है, मीका की आवाज सुनते हैं उसमें और मजेदार फन एड. सो वेरी गुड. सो बट 12 एड्स हैं ज्यादा, बट अब कहीं नहीं जा रहे यार लोग. वो जो लिसनर है वो लिसनर है यार, वो कहीं नहीं जा रहा. वो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ. और जिसको नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, और क्या कर सकते हैं. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं, भाई बहुत खूबसूरत बात की आपने जिंदगी गुजारने के हवाले से. अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर गुजारना ही असल कामयाबी है. क्या बात है सर, जबरदस्त. हुसैन ए सिराज कहते हैं, सलाम ब्रदर. ऑन वन हैंड यू कंट्रोल योर टेम्पटेशन ऑफ सेकंड केक रस्क एंड ऑन द अदर हैंड यू केप्ट टेलिंग स्टोरीज अबाउट लग्जरी मजेदार खाबे विद फ्रेंड्स. ये खुला तजाद है. हाँ, नहीं देखो यार, बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है. रात का खाना तो मुझे खाना है ना. ये बेसिकली मैं सुबह बता ये बात रहा था कि यार हमारे दोस्त आसिम मंसूर साहब ने तस्वीर भेजी कि वो सुबह चाय के साथ केक रस जो है नोश फरमा रहे थे किताब पढ़ते हुए. बेसिकली मकसद किताब का बताने का था, केक रस का बताने का नहीं. चल के मैंने कहा मैं भी सुबह में आजकल जो है ना, वो एक दुकान से मुझे बड़े अच्छे केक रस मिल गए हैं, बड़े वाकई खस्ता होते हैं और वो बड़े मजेदार होते हैं. तो मैं एक साथ ले आता हूँ और उनको एयर टाइट जार में रख लेता हूँ. तो मैं दिन में एक केक रस जो है ना सुबह में चाय के साथ खाता हूँ. मैं कहता बहुत टेम्पटेशन हो रही थी दूसरा केक रस खाने की, लेकिन मैं नहीं खाता. वहां पर उसके बाद फिर एक हम रेस्टोरेंट का जिक्र करने लगे. हमारे लिस्टर ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसके लिए वो दावत दे रहे हैं. तो भाई रात का खाना तो खाना ही खाना है ना. अब मैं रात का खाना, सैटरडे नाइट मैं बाहर का खाना ही खाते हैं. हमारे घर का ये उसूल, हफ्ते में एक दिन वी ईट फ्रॉम आउट जस्ट वन डे, और हफ्ते की रात वो होता है. सो आप कुछ तो खाना है, हम भाई के रेस्टोरेंट चले जाएंगे. अब इसका ये आपस में क्या लेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा. नीना कहती है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू. अदील कमर कहते हैं, अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, वेदर फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 पाकिस्तान मैचेस इज लुकिंग गुड, बाकी वल्लाहु आलम. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. शैला अकील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. एंड बिलाल कहते हैं, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, हाउएवर वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टॉकिंग अबाउट इट इन पब्लिक फोरम. क्या केयरफुल क्या हो मुझे बताइए आप जरा, इसके बारे में बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स इसके हवाले से. अच्छा जी, जिंदगी गुजारना नहीं जीनी भी चाहिए, जोहेब भट्ट कहते हैं. हाँ तो बिल्कुल जोहेब, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, मुझे जरा ये भी तो बताइए ना. ओके जी, इसके अलावा व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम प्लीज विजिट अस फॉर अ कॉफी एट. ओह अच्छा, भाई तो अपने बैंक का जिक्र कर रहे हैं. ओके जबरदस्त. फैजान सिद्दीकी, थैंक यू सो मच यार. एंड बट यार आपकी ब्रांच तो बहुत दूर है यार. बट चलें किसी और ब्रांच पे ऐसा करेंगे. आपने जिस बैंक की प्रेस्टीज ब्रांच का जिक्र किया है उसमें एक दो और दोस्त हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, तो एक जगह हम साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, क्या ख्याल है. ग्रेट. वैसे भी आजकल ना मैं बहुत दोस्तों से मिल रहा हूँ यार. आई मीन फ्रेंड्स दैट आई हैवंट मेट फॉर मेनी इयर्स. नाउ आई हैव गॉट टाइम, सो हूएवर कॉल्स मी अप आई डू गो ओवर एंड इट्स काइंड ऑफ फन. लाइक इट्स वेरी नाइस कैचिंग अप विद फ्रेंड्स. सीरियसली यार, ये भी एक तरह की बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. इसके अलावा फरहान खान कहते हैं, अदील भाई टुडे इज माय 9th वेडिंग एनिवर्सरी, विश अस हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मे दिस बॉन्ड क्रिएट वंडर्स.
आई होप योर बॉन्ड हैज ऑलरेडी क्रिएटेड सर्टेन वंडर्स बाय नाउ. 9th ईयर हो चुके हैं तो अभी 2-3 वंडर्स तो आ चुके होंगे, बट हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला और बहुत सारे अपनी इस्तात के मुताबिक वंडर्स क्रिएट करें आप लोग. एंड हैप्पी एनिवर्सरी फरहान टू यू एंड योर वाइफ. सैयद जैदी साहब कहते हैं अदील माय डॉटर एंजॉयड मीका एड. शी सेड बाबा कितना फनी है ना, इसको गाने ही नहीं आता. कहता है डुबकी लगा. यार मीका का अपना एक स्टाइल है यार गाना गाने का, और वो बाज लोगों को जो है पसंद है ना. मुझे तो पसंद है यार, वो ऐसा गुलूकार है ना. एंड आई लाइक दिस जिंगल एज वेल. कुछ जिंगल होते हैं यार जो वाकई स्टक कर जाते हैं, और कभी ऐसा होता है ना हाउ फ्रीक्वेंटली दैट हैपेंस दैट यू कीप लिसनिंग टू अ सर्टेन जिंगल एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह आप उठते हैं पहली चीज आपके दिमाग में वो जिंगल चल रही होती है. नाउ फॉर बेटर और फॉर वर्स, जैसे आपको याद हो बीच में हमारा एजीएस वाला एड बड़ा पॉपुलर हुआ था ना, उसका भी जिंगल बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा था. एक भाई ने कहा था कि वो ऑपरेटिंग टेबल में उन्होंने जब एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट, याद रिमेंबर दैट थिंग, वो जब होश में आ रहा था तो वो एजीएस का जिंगल गा रहा था. सम जिंगल्स हैं दे स्टक टू योर माइंड यार. हमारे दोस्त अब रिजवान साहब है, रिजवान खलील साहब लाहौर के, वो तो बहुत पसंद है उनको, तो यूट्यूब से उन्होंने सुनते रहते हैं. वो कहते हैं यार मैं ये जिंगल सुनता हूँ. तो ये होता है ऐसा. जैदी साहब और बेटी को समझाएं, उसकी एक बड़ी फॉलोइंग है मीका की. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और आज तो यार मैंने एक भी गाना नहीं चलाया प्रोग्राम में. सीरियसली इतने इश्तिहारात आज हैं हमारे पास, तो मैंने कहा यार इन्फॉर्मेशन कंटेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. अच्छा जी, और क्या सीन है? या और ये सीन है दैट हम अभी बात करते हैं चाइना के हवाले से. चाइना जी, हमारे दोस्त शी जिनपिंग साहब जो हैं वो तीसरी टर्म के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं, और मेरे ख्याल से इसमें अब काफी हद तक किसी को डाउट नहीं था कि पिछले कुछ सालों से जो है ना ये बात कही जा रही थी कि चाइना की जो कम्युनिस्ट, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके जो फाउंडर थे माओ जेडोंग के बाद अगर कोई वाकई सही मानों में पावरफुल इंसान चाइना में आया है जिसने हुकूमत की है, दैट इज शी जिनपिंग. और माओ जेडोंग की लेगेसी, उसके बाद डेंग ज़ाओपिंग, एक बड़े जबरदस्त लीडर इनके गुजरे थे जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, और उनके बारे कहा यह जाता है कि शी जिनपिंग की जो लेगेसी है दैट्स गोइंग टू अफेक्ट द चाइनीज लाइफ एंड परहैप्स दुनिया भर को जो है ना वो मुतासर करेगी आने वाली कई दहाइयों में. तो शी जिनपिंग चाइना में जनरली जो तरीकाकार है वो ये है कि 2 टर्म्स के बाद प्रेसिडेंट अपनी सिलसिले से अलग हो जाता है, छोड़ देता है. बास के 1 टर्म्स भी होते थे, लेकिन ये 5-5 साल का टर्म, और अब जो है ये आगे बढ़ गए हैं और ये तीसरे टर्म में अपने दाखिल हो गए हैं. और चाइना में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है उसका इजलास अभी अभी मुकम्मल हुआ है, और वहां पे जाके जो है उन्होंने उनको एक तरह से एंडोर्स कर दिया है कि यू विल रिमेन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आगे भी बात करने वाले हैं. सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आप जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, और उसकी बदौलत यू विल रिमेन द हेड ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 more years. सो याद रहे जी, चाइना की तरह चाइनीज लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी होती हैं. शी जिनपिंग इज व्हाट 68 और 69 मेरे ख्याल से, और उनकी जो फिजिकल वेलबींग कंडीशन है वो काफी फिट है. तो ख्याल यही है कि आने वाले अभी फिलहाल तो ये चाइना का माल चलेगा अभी फिलहाल ना, ये अभी कहीं नहीं जा रहा. तो अभी क्या सीन होने वाला है? अब ये सीन होने वाला है दैट चलें सर आपको बताते हैं. हमारे दोस्त फहीम साहब ने सवाल पूछा था कि चाइना में सरकार चलती कैसे है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हाउ डज दैट वर्क. तो सबसे पहले जो इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग खुद जरा तफसील से जाके पढ़ सकते हैं. वो ये है कि उसमें नंबर 1 इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना की वाहिद एक जमात है, और कहते हैं कि तकरीबन कोई 20 मिलियन मेंबर्स, 2 करोड़ के करीब जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं. और चाइना के चंद बड़े इंपॉर्टेंट लोग, मशहूर शख्सियात ये सब हैं, जो जैक मा अली बाबा वाले थे, वो भी बाकायदा मेंबर रहे हैं, कम्युनिस्ट रहे हैं, अभी भी हैं मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के. सो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना माओ जेडोंग की पार्टी थी. आपको पता है कि ये वही पार्टी थी जिसने जो है वो जो नेशनलिस्ट इनके यहाँ होते थे उनको, चियांग काई शेक एक लीडर होते थे, उनको बाहर निकाल के बीजिंग से और चाइना से सिविल वॉर में उनको शिकस्त देके उनको ताइवान भेज दिया था, और यहाँ पे अपने मुल्क में जो है वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. इसका जो सरबरा होता है उसको जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है. ठीक है जी, और जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज द रूलर ऑफ द कंट्री एज वेल. सो अगर आपको भी बनना है चाइना का सदर तो आपको उसके लिए जनरल सेक्रेटरी उनकी पार्टी का जो है वो बनना पड़ेगा. तो माओ जेडोंग वाज द फर्स्ट जीएस, और उसके बाद बाकी सारे लोग जो हैं वो आते रहे हैं. नाउ
तो ये आ गए जी कम्युनिस्ट पार्टी, इतने सारे मेंबर्स हैं उनके. और अच्छा, आपको पता है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो कहीं पे कोई इलेक्शन का मतलब और ये नहीं होता, लेकिन कंसल्टेशन जरूर होता है, कंसल्टेटिव डिसीजंस जरूर लिए जाते हैं. यानी जिसे हम कहते हैं ना कि जी एक मजलिस शूरा का जो कॉन्सेप्ट है, अम्रुहुम शूरा बैनुहुम वाली जो बात है, तो ज़ाहिर है उसकी कुछ लोग इंटरप्रिटेशन बड़े जमहूरी निज़ाम की हैसियत से रखते हैं और कुछ लोग उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि यार एक मखसूस बॉडी हो जिसमें आपस में मशवरा, कोई एक शख्स डिसीजन जो है ना ले रहा हो. शी जिनपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, वो खैर काश मैं उस पर बात कर सकता, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है. सो क्या हुआ जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जनरल सेक्रेटरी होता है और वो मुल्क का सदर होता है. देन उसके कुछ आई थिंक 7 लोग होते हैं या 8 लोग होते हैं, ये होता है पोलिट ब्यूरो कहा जाता है. नाउ पोलिट ब्यूरो is a word which has come from political bureau, पोलिट ब्यूरो. ये सोवियत यूनियन से ये टर्मिनोलॉजी आई थी. और ये जो पोलिट ब्यूरो होता है, इसमें मुल्क के इंपॉर्टेंट तरीन कोई 8 आदमी या 7 आदमी जो है ना वो हैं. अब इसको आप कह सकते हैं कि इसको कैबिनेट नहीं कहते, नहीं कैबिनेट नहीं. अगर आप कहें कि ये कैबिनेट की तरह है, जैसे हम अपने इक्विवेलेंट में बोलेंगे काबीना, वफाकी काबीना, नो. वफाकी काबीना का जो है ना वो एक अलग इदारा वहां पर होता है जिसमें तकरीबन कोई 30-40 के करीब जो है ना वो मेंबर्स होते हैं, वो एक अलग चीज होती है. लेकिन पोलिट ब्यूरो इज द मोस्ट पावरफुल कंसल्टेटिव बॉडी इन चाइना. यानी जो भी सदर डिसीजन ले रहा होता है वो अपने पोलिट ब्यूरो के साथ पहले उसको डिस्कशन करता है, जिसमें उनके मिलिट्री के लोग होते हैं, उनके इकोनॉमी के लोग होते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री वाले, डिफेंस वाले, ये सारे लोग जो हैं ये होते हैं और उनके साथ बैठ के जो है ना ये डिसीजंस लिए जाते हैं कंसल्टेटिव तरीके से. फिर उसके बाद जो है आई थिंक एक उनकी काउंसिल होती है, उसका नाम ऑनेस्टली मेरे जहन से भी निकल गया, जो कि एक्चुअली कैबिनेट होती है ना. उसमें वजीर खारजा, वजीर दिफा, ये वजीर तालीम, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, जो बातें होती हैं ये सारी की सारी जो है ना वो इसमें सारी आ जाती हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी, हाँ इसमें फिर मिलिट्री का बंदा भी होता है. चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसका सदर बाय द वे जो चाइना का जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सरबराह भी होता है. यानी वो इतना पावरफुल आदमी होता है, आपको ये अंदाजा हो रहा होगा इस चीज की वजह से. सो नाउ कमिंग बैक टू द, ये आपको आई होप थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, ये जो इजलास हुआ था, ये जो पीपल्स कांग्रेस होती है, तकरीबन चाइना के कोने कोने से 3000 लोग जो हैं, जो कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से उनको इंतखाब करके उनको बीजिंग भेजा जाता है. एक बड़े से ऑडिटोरियम में ये 3000 लोग इंतहाई डिसिप्लिन के साथ अपने सियाह जनरली कोर्ट्स में मलबूस होते हैं, जिसमें हजरात की जो है वो काफी नुमाइंदगी ओवरवेलमिंगली ज्यादा होती है. आई हार्डली सी एनी वुमेन बाय द वे इवन इन द पोलिट ब्यूरो या उनकी जो पीपल्स कांग्रेस हो रही थी उसमें. और वहां पे वो 3000 लोग बैठ के जो है वो बहुत सारी चीजों का जो है वो अप्रूवल दे रहे होते हैं. बहुत जैसे कि आप उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, जीएस जो है उनको एक बार फिर से नॉमिनेट किया, और उनके जो भी आसपास के लोग थे, तो खैर इस वक्त शी जिनपिंग इज सो पावरफुल कि उसके मुकाबले में कोई बंदा वहां पे है भी नहीं इस वक्त, लेकिन उनका अप्रूवल देना, ये सारी चीजें, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी वाली फीलिंग यहाँ पर आती है, लेकिन आई एम श्योर वो उसको कहीं ना कहीं किल कर देते होंगे चाइनीज. उनकी डेमोक्रेसी से आपको पता है कि वो सिस्टम को जो है ना वो इतना भला मानते हैं नहीं. सो ये जो नेशनल कांग्रेस होती है, ये एक तरह की जनरल असेंबली का इजलास होता है जिसमें पूरे मुल्क के नॉमिनेटेड लोग, नॉट इलेक्टेड लोग, नॉमिनेटेड, नामजद करके उनको भेजा जाता है, जिसमें साइंस से होते हैं, पॉलिटिक्स से होते हैं, आर्ट्स, ये वो सब बैठ के एक साथ मुल्क की पॉलिसी जो है उसके बारे में गुफ्तगू शुनीद करते हैं, अपने मशवरे देते हैं, सारी चीजें करते हैं. तो भैया दिस इज हाउ इन ब्रॉडली स्पीकिंग चाइना जो है वो चल रहा होता है. तो ये है अभी कहानी. फिलहाल अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and good morning दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. Yeah, I think मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारा जो सिलसिला चल रहा है पिछले कोई 4-5 हफ्ते से, उसमें आज जिस टॉपिक के हवाले से हम ऑफ कोर्स बात करने वाले हैं, that is very critical and वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी सोसाइटी में तो खास तौर से इस पे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बात होती नहीं है, लेकिन मैं जब बात करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि दैट यू सी पीपल ऑल अराउंड यू एंड मैं ज्यादा इसमें बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभार तो मुझे लगता है कि हमारे तो बड़े बड़े जो लोग गुजर गए वो भी कुछ ऐसी बातें करके गए. लेकिन खैर एनीवे, जिस बीमारी के हवाले से हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया. इसको कुछ लोग शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, बट आई थिंक स्किज़ोफ्रेनिया इज द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर दैट. याद है हमारे आईबीए में जब पहली बार हमने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था, तो हमारे जो उस्ताद थे वो इसको शिज़ोफ्रेनिया क्या करते थे, वो गलत कहते थे, लेकिन खैर एनीवे बाद में भी रियलाइज इट इज एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया. नाउ व्हेनेवर आई लिसन टू दिस नेम, मेरे ज़हन में हमेशा एक फिल्म आती है, और दैट मूवी इज अबाउट अ स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन हु एक्चुअली वेंट ऑन टू विन
द नोबेल प्राइज. ओके, इन साहब का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस मूवी का नाम अ ब्यूटीफुल माइंड. ओके, सो ये लिख लीजिए अगर आपने अभी तक. वैसे काफी सारे लोगों ने देखी होगी बिकॉज रसल क्रोव ने इसमें कमाल परफॉर्मेंस दी थी. द नेम ऑफ दैट मूवी इज अ ब्यूटीफुल माइंड. ठीक है, आप जरूर देखिएगा. जब अगर आपने वो फिल्म देखी तो आपको कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में आखिर होता क्या है. ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पीपल विद दिस डिसऑर्डर दे एक्सपीरियंस अ डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी. ओके, यानी हकीकत से वो अपने आप को ना तोड़ देते हैं, अपने हकीकत से अपने आप को जुदा कर लेते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. ये मैं आगे चल के बात करूंगा कि हेलुसिनेशंस क्या होती हैं, डिल्यूजन्स क्या होती हैं, पैरानोया क्या होता है. लेकिन बहरहाल लोग अपने आप को एक ऑल्टरनेट रियलिटी परसीव करना शुरू कर देते हैं, यानी जो हकीकत होती है उसके मावरा उनको कुछ चीजें नजर आने लगती हैं, वो चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट हेलुसिनेशन फर्स्ट. हेलुसिनेशंस वो होता है, अक्सर कभी आप सुनते हैं कि जी इनको कोई पत्नी बाबा जी को कुछ नजर आता है, जी बाबा जी को मखलूकात नजर आती हैं, वो हमें बताते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, वो उनके पास जवाब आते हैं. अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें कुछ सर्टन आवाजें सुनाई दी जा रही हैं, उन्हें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उन्हें कुछ मखलूकात नजर आ रही हैं जो हमारे अलावा, उनके अलावा किसी को नजर नहीं आ रही होती हैं. मैं इस चीजों में नहीं जा रहा कि क्या वाकई ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन इनमें अक्सर लोग जो होते हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया नामी इस बीमारी के जो हैं वो मुतासर होते हैं, और वो इस तरह आपको सिचुएशन और सिनेरियो ला के प्रेजेंट करते हैं, या वो इस तरह उस पर रिएक्ट करते हैं कि आपको वाकई ऐसा लगता है कि इस बंदे को कोई ऐसी मखलूक नजर आ रही है जो कि हमें नजर नहीं आ रही है और उसको नजर आ रही है. और या तो फिर वाकई ये कोई अल्लाह का बहुत बड़ा आदमी हो गया है, या फिर इस पे कोई जिनों का असरात, या ये जो है ना इस पे जिन भूतों का जो है ना वो कुछ असर वगैरह जो है वो इसके ऊपर आ गया है. तो दीज आर कॉल्ड हेलुसिनेशंस. इसके अलावा जो है इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट सम पीपल विल ओनली सी द स्मोक एंड सम पीपल विल सी इट ऑन फुल फॉर्म्स, यानी उनको वो जिंदा चलते हुए लोग नजर आ रहे होंगे. इधर से उधर लोग कहें जी मुझे बदरूहें नजर आ रही हैं, मुझे चुड़ैलें नजर आ रही हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो ये है. आई मीन सो सिम्टम्स जो हैं हर साइकोलॉजिकल डिजीज की तरह दे वेरी फ्रॉम द माइल्ड टू वेरी वेरी डिस्क्रीट. ओके, उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है डिल्यूजन्स. इसमें क्या होता है कि एक फॉल्स बिलीफ लोगों को ना, एक जो डिल्यूजन का वर्ड हम अपनी भी नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि इसको डिल्यूजन हो गया है. डिल्यूजन यानी हम कहते हैं कि इसको गलत फहमी का शिकार हो गया है. अक्सर लोग अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर जाते हैं. अक्सर लोग ये समझते हैं दैट वेल मुल्क के कुछ बड़े लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं. अक्सर लोग जो हैं वो इन डिल्यूजन्स बेसिकली नहीं, मैं दूसरी चीज पे आता हूँ, पैरानोया एक्चुअली. बट डिल्यूजन की अगर हम बात करें तो यू डेवलप सर्टेन फॉल्स बिलीव्स, और उसमें आपको जो है ना वो ये लगता है कि कोई एविडेंस नहीं होती, कोई फैक्ट नहीं होता, बट यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन थिंग्स. वेल दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरानोया. नाउ दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन किल पीपल. बहुत सारे लोगों को पैरानोया में ये फील होना शुरू हो जाता है दैट समवन वेरी क्लोज टू देम उनको कत्ल करना चाहता है. एक ऑल्टरनेट, अगेन ये भी एक ऑल्टरनेट रियलिटी की एक फॉर्म होती है. लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं, हर कोई मुझे देख रहा है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, इतने सारे लोग चाहते हैं कि मेरे खाने में जहर मिला दें और मुझे मार दें. लोग अजीब हवन्नक हो जाते हैं और अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं. दैट एवरीवन इज अगेंस्ट देम. एंड आई नो अबाउट अ केस इन माय फैमिली जहाँ पे खातून को ये फीलिंग आई थी कि उनकी बहू जो है वो उनको मारना चाहती है, जो कि ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. एंड शी इवन स्टॉप्ड लिविंग विद हर. उन्होंने रहना छोड़ दिया उनके खिलाफ. वो अपने दरवाजे की चटकनी ला के बैठती नहीं कि मेरी बहू जो है मुझे कत्ल कर सकती है. So these are paranoias. हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, which is why I really wanted to have a longer time for this thing. Guys, this is very dangerous scenario. मैंने आपको भी बता दिया कि अगर आप रिलेट कर सकते हैं इन चीजों के साथ, स्पेशली ये जिन नजर आना, आसेब नजर आना, भूत नजर आना, ऑल्टरनेट रियलिटीज नजर आना, प्लीज वॉच दैट मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड. इनफैक्ट द मूवी जोकर जिसका हमने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था, उसमें भी जो मेन कैरेक्टर योकिम फीनिक्स ने अदा किया है, उसमें रसल क्रोव ब्यूटीफुल माइंड में और यहाँ पे योकिम फीनिक्स, इन दोनों ने ये स्किज़ोफ्रेनिक दिखाए गए हैं जो एक ऑल्टरनेट रियलिटी पे बिलीव करते हैं. उनकी एक अलग दुनिया उनको नजर आ रही है. डू वॉच दोस मूवीज, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, इसका इलाज हो सकता है, इसकी दवाइयां दी जा सकती हैं, लोग काफी हद तक नॉर्मल जिंदगियां गुजार सकते हैं. एंड बट दिस कैन बी वेरी पेनफुल फॉर द फैमिली. ये काफी तकलीफ दे हो सकती है डायग्नोसिस ना हुआ. अगेन एज ऑलवेज लोगों को पागल कहकर ये सब कहकर अपने से दूर ना कर लें, अपने से अलग ना कर लें. इसका प्रॉपर इलाज कराएं. स्किज़ोफ्रेनिया, इसके जो सिम्टम्स होते हैं दे कैन बी रिड्यूस, दे कैन बी ब्रॉट डाउन. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान. This is Mira FM 107.4.